अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैर से ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है शुजात जुनैद और मैं एक ट्रैवलर हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे थाईलैंड के टूरिस्ट वीज़े और थाईलैंड के मल्टी एंट्री वीज़े के हवाले से कि आप लोग थाईलैंड का टूरिस्ट वीज़ा किस तरह हासिल कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसमें रिक्वायर्ड होंगे और उसमें वीज़ा फ़ीस कितनी होगी। और ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है जो थाईलैंड का वीज़ा फ़र्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम वीज़ा अप्लाई करने वालों को थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। वो कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, वो सारी चीज़ें डिटेल में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और थाईलैंड में आजकल एम्बेसी इंटरव्यू भी ले लेती है, तो इस इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं और आपने उसके जवाब किस तरह देने हैं, अपनी फ़ाइल किस तरह तैयार करनी है, तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो चलें इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं थाईलैंड के टूरिस्ट वीज़े के हवाले से। थाईलैंड एक ऐसा कंट्री है जो बहुत ज़्यादा टूरिस्ट वीज़े इशू करता है और तकरीबन थाईलैंड में हर साल 40 मिलियन के करीब टूरिस्ट विज़िट करते हैं। ये एक बहुत बड़ी तादाद है और पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा लोग थाईलैंड का विज़िट कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। मैंने 2 दफ़ा थाईलैंड विज़िट किया है। मेरे पासपोर्ट पे 2 थाईलैंड के स्टिकर लगे हुए हैं और दोनों दफ़ा मैंने खुद वीज़ा अप्लाई किया है। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। ठीक है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। तो इस वीडियो उनके लिए है जो फर्स्ट टाइम वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। सो सबसे पहले तो आपको पासपोर्ट चाहिए होगा जिसकी मियाद तकरीबन 6 माह वैलिड हो। उसके साथ आपको चाहिए होगा अपना परमिशन हफ्ती कार्ड और 2 अदद थाईलैंड के वीज़ा फॉर्म। वीज़ा फॉर्म आपको 2 फिल करने हैं, 2 साइड बनाने हैं, 2 तस्वीरें लगानी है वाइट बैकग्राउंड में। बहुत से लोग एक फॉर्म लेके चले जाते हैं, आपको फॉर्म के 2 साइड बनाने हैं, बाकी सारी चीज़ें आपको एक एक ही रखनी होगी। इसके साथ चाहिए होगा आपको 6 माह का बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट आपने थोड़े से ध्यान से बनाना है। बैंक स्टेटमेंट में अक्सर लोग गलती कर जाते हैं जिसकी वजह से उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। मैं ये मानता हूँ कि थाईलैंड का वीज़ा बैंक स्टेटमेंट पर डिपेंड करता है। मैंने खुद जब फर्स्ट टाइम अप्लाई किया, मेरी एक बहुत अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री है, उसके बावजूद मुझे वीज़ा देने में उन लोगों ने बहुत ज़्यादा तंग किया क्योंकि मेरे अकाउंट में उस टाइम पे कोई ख़ास बैलेंस मौजूद नहीं था, लेकिन मुझे वीज़ा मिल गया। तो उसके लिए आपके अकाउंट में तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए का बैलेंस होना चाहिए। 3 से 4 लाख में भी आपका काम हो सकता है, लेकिन आप कोशिश ये करें कि आप 4 से 5 लाख रुपए का बैलेंस उसमें रखें। थाईलैंड के वीज़े में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक आपका बैंक स्टेटमेंट, दूसरा आपका कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर आप जितना अच्छा बनाएंगे आपके वीज़े लगने के चांसेस उससे ज़्यादा हैं। कवरिंग लेटर में आपने सिंपली पहले अपने बारे में ऊपर लिखना है। पहले आपने शुरू करना है कि थाईलैंड कॉन्सुलेट या एम्बेसी आप जहाँ भी वीज़ा जमा करा रहे हैं उसका लिखने के बाद आपने अपने बारे में लिखना है कि मेरा नाम ये है, मेरा पासपोर्ट नंबर ये है, मेरा शनाख्ती कार्ड नंबर ये है। उसके साथ आपने ये लिखना है कि मैं इतनी कंट्रीज़ पहले विजिट कर चुका हूँ। अच्छा, ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये अपने में पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जिस तरह मैंने कवरिंग लेटर बनाया था और बाकी कंट्रीज़ में भी मैं इसी तरह का कवरिंग लेटर अप्लाई करता हूँ। मैंने बहुत सारी कंट्रीज़ का वीज़ा अप्लाई किया है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद अप्लाई करता हूँ और कभी मेरा किसी एम्बेसी से वीज़ा रिजेक्ट नहीं हुआ। कवरिंग लेटर पे आप थोड़ा सा ध्यान दें, उसको अच्छे तरीके से बनाएं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा, आप किसी से मशवरा कर लें। कवरिंग लेटर में आप गलती ना करें। उसके बाद आपने कवरिंग लेटर में नीचे सारी चीज़ें लिखनी है कि आपको कितने दिन का टूर करना है, आपका खर्चा कौन बर्दाश्त कर रहा है, पहले आप कहाँ कहाँ गए हैं, ये सारी चीज़ें आप उसमें मेंशन करें। अच्छा, अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो आपको वहाँ से एक NOC लेनी होगी। NOC लेने के लिए उसमें आपको लिखा होगा कि आपकी कंपनी या आपका इदारा आपको इतने दिन की छुट्टी दे रहा है और उनको कोई एतराज़ नहीं। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आप अपनी कंपनी के लेटर हेड पर ही अपना कवरिंग लेटर बनाएंगे। ठीक है, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं है, कहीं जॉब करते हैं, तो कंपनी से आपको एक NOC लेनी होगी। NOC के साथ साथ आपको एक प्लेन पेपर पे, एक A4 पेपर पे आपको कवरिंग लेटर अपना बनाना होगा। ऐसा ना करें कि कोई फेक लेटर हेड लगा दें। फेक लेटर हेड लगाने की गलती ना कीजिएगा, आपका केस ख़राब हो जाता है। देखिए, पैसे भी आपके ज़ाया होंगे और आपका टाइम भी ज़ाया होगा। तो इस चीज़ में थोड़ा सा ध्यान आप रखिएगा। उम्मीद है सारी चीज़ें लगा के आपको वीज़ा मिल जाएगा। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, चीज़ें नहीं, मिल जाता है। बस थोड़ी सी समझदारी से इंसान फाइल बनाए, अपना बैंक स्टेटमेंट मेंटेन रखे, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपका वीज़ा रिजेक्ट होगा। मैंने 14-15 कंट्रीज विज़िट किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कभी वीज़ा कहीं का भी रिजेक्ट नहीं हुआ।
तो बस यही तरीक़ेकार हैं, आप इस पर अमल करें। अकाउंट बैलेंस से मुराद ये नहीं है कि आपने 5 लाख रुपए या 4 लाख रुपए अपने अकाउंट में डिपॉजिट किए और अगले दिन उसका बैंक स्टेटमेंट निकाला और आप एम्बेसी चले गए। ऐसा हरगिज़ ना करें, कभी भी आपका वीज़ा नहीं लगेगा। थाईलैंड लोग समझते हैं कि बहुत आसान है, बहुत आसान उसका वीज़ा, ऐसा नहीं है। थाईलैंड बहुत ज़्यादा वीज़ा रिजेक्ट कर रहा है, स्पेशली जिनका बैंक स्टेटमेंट वगैरह मेंटेन नहीं है। सो उनके वीज़े तो 100% रिजेक्ट हो जाते हैं। सो मेरे दोस्त ने मेरे साथ वीज़ा अप्लाई किया था, उन्होंने सेम यही हरकत की थी कि सडन डिपॉजिट उसमें अकाउंट में, उनका कभी अकाउंट बैलेंस 20-25 हज़ार से ऊपर उन्होंने मेंटेन नहीं किया। अचानक उसमें उन्होंने 6 से 8 लाख रुपए डाले, स्टेटमेंट निकाला, उन्होंने पासपोर्ट रख लिया, उनको मना नहीं किया और उन्होंने 21 दिन बाद उनको टाइम दिया कि आप 21 दिन बाद आए, लेकिन उन्होंने उसका वीज़ा रिजेक्ट करके उनकी वीज़ा फ़ीस रिटर्न कर दी। तो मेरा आप लोगों से ये मशवरा है कि आप बैंक स्टेटमेंट अपना स्मूथ बनाएं, बड़ी ट्रांजेक्शंस करें, अपना ATM कार्ड इस्तेमाल करें जिससे आप अपनी काफ़ी ट्रांजेक्शंस इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसी तरह इस्तेमाल करता हूँ अपना ATM कार्ड, सुपरमार्केट में इधर उधर इस्तेमाल करता हूँ, जिससे मेरा अच्छा बैंक स्टेटमेंट बन जाता है। इसके साथ आपको चाहिए होगी फ़्लाइट रिज़र्वेशन। फ़्लाइट रिज़र्वेशन आप कंफर्म पेड नहीं लें, फ़्लाइट की सिर्फ रिज़र्वेशन लें, जो डमी टिकट कहलाते हैं या रिज़र्वेशन कहलाती है, क्योंकि अगर आपका खुदा न खास्ता किसी वजह से वीज़ा नहीं लगता तो आप काफ़ी ज़्यादा नुकसान में आ सकते हैं। मैंने दोनों दफ़ा सिर्फ फ़्लाइट की रिज़र्वेशन लगाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वीज़ा मिल गया था। उसके बाद हम बात करेंगे होटल रिज़र्वेशन की। होटल रिज़र्वेशन आप लोग हासिल कर सकते हैं अगोडा या booking.com से, वो 100% कन्फर्म्ड होनी चाहिए। पेड वो भले ना हो, आप उसको पे एट द प्रॉपर्टी का ऑप्शन होता है कि मैं प्रॉपर्टी या होटल पे पहुंच के इसकी पेमेंट कर दूंगा या 24 घंटे पहले होटल पहुंचने से पहले पेमेंट क्रेडिट कार्ड से कर दूंगा, लेकिन आप उसको 100% पेड बुकिंग ना करें। उसके साथ आपको चाहिए होगा NTN और फाइलर। अगर आप टैक्स रिटर्न जमा कराते हैं तो आपको टैक्स रिटर्न की ज़रूरत पड़ेगी। NTN तकरीबन अब मस्ट है, सब लोगों से NTN मांगते हैं, आपने NTN लाजमी जमा कराना है। इसके साथ साथ आपको वही बाकी चीज़ें जो नॉर्मल सब वीज़ा में होती हैं, पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड, वीज़ा फॉर्म, ये सारी चीज़ें होने के बाद एक चीज़ आपको फ़र्स्ट टाइम वीज़ा अप्लाई करने वालों को लाजमी चाहिए होगी, वो होगा एफिडेविट, जो 100 रुपये वाले स्टाम्प पेपर पे आपको नोटरी पब्लिक से बनवाना पड़ेगा। उस पर नोटरी पब्लिक वाले तैयार होता है, आपका नाम और आपका शनाख्ती कार्ड नंबर सारी चीज़ें लिखने के बाद उसको आपको अटेस्ट करके दे देंगे। अगर आप लोग कराची शहर से हैं तो थाईलैंड की एम्बेसी के साथ गिजरी ब्रिज के नीचे नोटरी पब्लिक वाले बैठे हैं, जो 200 से 250 रुपये के दरमियान वो स्टाम्प पेपर आपको बनाकर दे देंगे। ये सिर्फ फर्स्ट टाइम वीज़ा अप्लाई करने वालों के लिए है, सेकंड टाइम अप्लाई करने के लिए ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं। इसके साथ आपको चाहिए होगा एक अदद ब्लैंक चेक। ब्लैंक चेक की मैं बात कर रहा हूँ, जो बैंक का चेकबुक मिलती है उसका एक अदद चेक आपने निकालना है, उसको क्रॉस करके अपने बैंक स्टेटमेंट के साथ स्टेपलर कर देना है, क्योंकि हमारे मुल्क में जाली बैंक स्टेटमेंट और इस तरह का रुझान काफ़ी ज़्यादा है। पहले इस तरह हुआ है कि लोगों ने जाली स्टेटमेंट पे अपने वीज़े लगवाए हैं, तो अब वो एक अदद चेक मांगते हैं, ब्लैंक चेक, उसका इस्तेमाल वो नहीं करते, आप उसे क्रॉस कर दें क्योंकि वो उनके पास ही रहेगा, आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। वो क्रॉस करके आपने अपने बैंक स्टेटमेंट के साथ लगाना है कि आपका बैंक स्टेटमेंट असल है या नहीं, या आप फेक स्टेटमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपने फ़ाइल रेडी करके सुबह कौंसलेट में जल्दी जाना है। अगर आप कराची शहर में जमा करा रहे हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा रश होने लगा है, तकरीबन 150 से 200 लोग वहाँ पर रोज़ाना वीज़ा जमा कराते हैं। तो आपने अर्ली 7:30-8 बजे तक एम्बेसी पहुँच कर अपना टोकन हासिल करना है, क्योंकि एम्बेसी खुलने से पहले टोकन मिल जाते हैं। जो आपका टोकन नंबर होगा उसी हिसाब से आपको अंदर कॉल की जाएगी और बुलाया जाएगा। अंदर भी तकरीबन एम्बेसी में आपको 1 से 1.5 घंटे का टाइम रिक्वायर्ड होगा। उसके बाद आपका जब टर्न है, आप विंडो पे जाएंगे, सो आपसे मुख्तसर सा इंटरव्यू किया जाएगा, कोई ख़ास सवाल नहीं पूछे जाएंगे। मुझसे ये पूछा गया था कि आप क्यों जाना चाहते हैं, आपके पास बैलेंस कितना है अकाउंट में, और आपने पहले कौन कौन सी कंट्री विज़िट की है। ये 3 सवाल उन्होंने मुझसे पूछे, मैंने बहुत ही कॉन्फिडेंटली उनको ये तीनों जवाब दिए। लेकिन वो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़ करने की कोशिश करेंगे कि आप लोग थोड़ा सा कन्फ्यूज़ होंगे या घबराएंगे। आपने बी कॉन्फिडेंट रहना है, अच्छे से उनकी बात का जवाब देना है। अच्छा, यहाँ पे 2 सिलसिले होते हैं। आपको 2 तरह की पर्चियाँ मिल सकती हैं। एक पर्ची मिलती है कंप्यूटराइज प्रिंटेड तरीके की पर्ची होती है, ये वो आपको कच्ची हाथ से बना के पेन से लिख के दे देते हैं, जिसको वो कहते हैं हम वेरिफिकेशन में डालेंगे। वेरिफिकेशन वाला वीज़ा मेरे ख्याल से नहीं मिलता। 2 तरीके की पर्ची होती है, एक कंप्यूटर वाली पर्ची अगर वो आपको दे रहे हैं जिसमें कंप्यूटर प्रिंटेड वो पर्ची है तो उसमें वीज़ा नंबर जनरेट होता है। आप उसमें राइट साइड पर ऊपर देखेंगे तो उसमें वीज़ा नंबर आपको
मिल जाएगा। अगर आपको वो पर्ची मिली है तो समझे आपका वीज़ा 100% लग गया है। आपको सिर्फ पासपोर्ट कलेक्ट करना है, वो आपको 4 से 5 दिन का कलेक्शन टाइम देंगे। लेकिन अगर आपको वो कच्ची पर्ची बना के देते हैं हाथ से लिखी हुई, जिसमें 21 दिन का टाइम दे रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल आपका वीज़ा लगेगा। उसमें सिर्फ आपके 10% चांस है वीज़ा लगने के। और मेरे दोस्त के साथ इसी तरह का सिलसिला हुआ था। उन्होंने मुझे पासपोर्ट कलेक्शन की डेट दी थी 4 दिन बाद की, लेकिन मेरे दोस्त को 21 दिन बाद की डेट दी थी। हम इस चीज़ें बहुत कंफ्यूज हुए थे कि ये क्या सिलसिला है। आखिरकार मैंने अपना पासपोर्ट ले आया और मुझे अपना थाईलैंड का स्टिकर लगा हुआ देख के बहुत खुशी हुई। लेकिन जब मैं अपना दोस्त का पासपोर्ट लेने उनके साथ गया तो उनका तो भाई वीज़ा हो गया था रिजेक्ट। तो उन्होंने, लेकिन ये एक चीज़ अच्छी है, जो उन्होंने 5,000 रुपये उसकी वीज़ा फ़ीस ली थी वो उन्होंने रिटर्न कर दी थी। तो ये चीज़ उन्होंने अच्छी की कि वीज़ा रिजेक्ट होने में वीज़ा फ़ीस उनकी वापस कर दी। और वीज़ा फ़ीस दोस्तों इसकी है 5,000 रुपये। बहुत से एजेंट इसके 5, 10 और 15,000 तक मैंने देखा है चार्ज कर लेते हैं। आप डॉक्यूमेंट खुद बनाएं, सारी चीज़ें खुद करें, डॉक्यूमेंटेशन पे आपका 500-700 रुपये से ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। उसके अलावा वीज़ा फ़ीस 5,000, तो मेरा नहीं ख्याल 6,000 से ऊपर आपका वीज़ा फ़ीस इसमें लगनी चाहिए सब खर्चे मिलाने के बाद। अच्छा, लास्ट में हम बात कर लेते हैं मल्टी एंट्री वीज़ा के हवाले से। कुछ लोगों ने मुझे मैसेज करके पूछा कि यार थाईलैंड का मल्टी एंट्री वीज़ा किस तरह मिलेगा। तो मैं उन दोस्तों को ये बताना चाहूँगा, देखो मल्टी एंट्री वीज़ा फर्स्ट टाइम में नहीं मिलता। अगर आप चाह रहे हैं कि आप पहली दफ़ा जाएँ और थाईलैंड एम्बेसी आपको मल्टी एंट्री वीज़ा फर्स्ट टाइम में इशू करते, तो ऐसा हरगिज़ मुमकिन नहीं है। कम से कम 3 से 4 स्टिकर आपके ऊपर आपके पासपोर्ट पे लगे हुए हों थाईलैंड, तो उसके बाद आपको थाईलैंड की एम्बेसी मल्टी एंट्री वीज़ा इशू कर देती है। एंट्रीज डिपेंड करती हैं उनके मूड के ऊपर। कुछ लोगों को 3 एंट्री मिल जाती हैं, कुछ लोगों को 6 एंट्री मिल जाती हैं, कुछ को अनलिमिटेड एंट्री भी मिल जाती हैं। उसकी फ़ीस 15,000 रुपये है जहाँ तक मुझे मालूम है। मैंने वीज़ा अप्लाई किया था नवंबर 2019 में। वीज़ा फ़ीस तो मेरा ख्याल है अभी सिंगल एंट्री की इतनी है। अब नई एम्बेसी खुलेगी लॉकडाउन के दौरान, अभी तो एम्बेसी पाकिस्तान के सारे शहरों में बंद है। तो एम्बेसी खुलने के बाद देखते हैं कि क्या फ़ीस बढ़ती है, क्या कम होती है, क्या मामला होते हैं। लेकिन उम्मीद है कि वीज़ा फ़ीस वगैरह नहीं बढ़ेगी। तो ये सारे मामला हैं, ये सारी चीज़ें हैं। अगर इस चीज़ में मैं कोई चीज़ भूल गया हूँ, कुछ भी हो, आपने किसी किस्म की भी कोई मालूमात लेनी है, तो आप मुझे कमेंट करके सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।